घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी। भारत में अक्सर नेता बात बात पर डिबेट करने की धमकी देते हैं। राहुल गांधी तो कई बार कह चुके हैं कि मोदी जी मुझसे 5 मिनट डिबेट करके दिखाएं, लेकिन ऐसी डिबेट सिर्फ एक तरफा चुनौतियों में ही खत्म हो जाती है। असल में कभी होती नहीं है और ना शायद कभी होगी। पर सोचिए कितना मजा आए जब एक ही मंच पर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी खड़े होकर बहस करें और पूरा देश उन्हें टेलीविजन पर देखे, या प्रधानमंत्री पद के कोई और उम्मीदवार चुनाव से पहले आपस में बहस कर जनता को दिखाएं कि वो क्यों श्रेष्ठ है। काश ऐसा हो, पर भारत की बात खत्म करके अब उस देश की बात करते हैं जहां राष्ट्रपति के चुनाव से पहले उम्मीदवारों में डिबेट होती है। कहां? अमेरिका में। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति का चुनाव होना है और आज सितंबर का आखिरी दिन है। तो सितंबर अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के प्रचार में प्रेसिडेंशियल डिबेट का दौर चलता है। क्या होता है प्रेसिडेंशियल डिबेट? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच एक मंच पर खड़े होकर सीधी डिबेट, जिसका लाइव प्रसारण टीवी और रेडियो पर पूरे अमेरिका में होता है। वहां दोनों बड़ी पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच चुनाव से पहले 3 डिबेट्स होती हैं। रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन मैदान में हैं। तो मंगलवार रात को इनके बीच पहली डिबेट हुई। कुल 3 होती हैं। पहली ओहायो के क्लीवलैंड में हुई, दूसरी डिबेट 15 अक्टूबर को फ्लोरिडा के मायामी में और तीसरी डिबेट 22 अक्टूबर को टेनेसी में होगी। और डिबेट कराता कौन है? आमतौर पर बड़े जर्नलिस्ट मॉडरेट करते हैं। ऐसा अमेरिका के संविधान में नहीं लिखा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव से पहले डिबेट करनी पड़ेगी, बस वहां ये परंपरा है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट को हार और जीत में बड़ा फैक्टर माना जाता है। जो लोग किसी पार्टी के पक्के वोटर्स नहीं हैं, वो प्रेसिडेंशियल डिबेट में बड़े मुद्दों पर उम्मीदवार की राय के आधार पर ही तय करते हैं कि किसे वोट उन्हें देना है। तो अब ट्रंप और बाइडेन की पहली डिबेट की बात करते हैं। डिबेट अमेरिकी टाइम के हिसाब से मंगलवार रात 9 बजे से 10:30 बजे तक चली और भारतीय टाइम के हिसाब से बुधवार सुबह 6:30 बजे से 8 बजे के बीच। कुल 90 मिनट डिबेट चली और इन 90 मिनट्स को 15-15 मिनट के 6 हिस्सों में बांटा गया। डिबेट के नियम के हिसाब से पहले मॉडरेटर टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उस टॉपिक पर बोलने के लिए दोनों उम्मीदवारों को 2-2 मिनट दिए जाते हैं और फिर आपस में सवाल जवाब होते हैं। पहली डिबेट में 6 टॉपिक रखे गए थे। क्या क्या थे ये टॉपिक्स? ट्रंप और बाइडेन दोनों के रिकॉर्ड्स, कोरोना महामारी, अर्थव्यवस्था, अमेरिकी शहरों में नस्लीय हिंसा और चुनाव की विश्वसनीयता। बहस के मॉडरेटर थे क्रिस वॉलिस, जो फॉक्स चैनल के एंकर हैं और अमेरिका में भरोसेमंद जर्नलिस्ट माने जाते हैं। 2016 में भी ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के बीच तीसरी डिबेट क्रिस वॉलिस ने ही मॉडरेट की थी। तो कैसे रही 2020 की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट? एक अमेरिकी अखबार ने हेडिंग लगाई, एन ऑफुल डिबेट, एक भद्दी बहस। वैसे ही जैसे भारत के न्यूज़ चैनल्स पर रोज शाम बहसें होती हैं। बहस करने वाले आपस में चिल्लाते हैं, अपनी बारी का इंतजार किए बिना बोलने लगते हैं और एक दूसरे को जलील करते हैं। ऐसा ही मंगलवार रात अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट में हुआ। कई अखबारों ने इसे अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब डिबेट कहा। ट्रंप और बाइडेन दोनों एक दूसरे को बार बार टोक रहे थे, एक दूसरे को बेइज्जत कर रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे, बहस के नियम तोड़ रहे थे। जब बाइडेन कुछ बोले तो ट्रंप बीच में ही टोक दे रहे थे। मॉडरेटर क्रिस वॉलिस ने ट्रंप को डिबेट में ही कह दिया कि आप बहस खराब कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बाइडेन और उनके बेटे के रिकॉर्ड पर सवाल उठा रहे थे, तो बाइडेन ने ट्रंप को क्लाउन यानी मस्खरा और नस्लभेदी कहा और अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया। बात आई अमेरिका में हो रहे नस्लभेदी झगड़ों पर। बहस के मॉडरेटर क्रिस वॉलिस ने ट्रंप से पूछा कि क्या आप व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट यानी श्वेत ही श्रेष्ठ है वाली विचारधारा के संगठनों और हथियारबंद गुटों की निंदा करेंगे? इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि जो कुछ भी किया जाता है वो तो वामपंथी करते हैं, दक्षिणपंथी नहीं करते हैं। ट्रंप ने कहा कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, मैं शांति चाहता हूं। तो मॉडरेटर ने पूछा कि ठीक है, फिर निंदा करिए। इस सवाल पर ट्रंप बचकर आगे निकल गए और कहा कि लेफ्ट और एंटी फांसीवादी संगठन का ही कुछ करना पड़ेगा। नस्लीय हिंसा के जिम्मेदार प्राउड बॉयज नाम के संगठन के लिए ट्रंप ने कहा, आई स्टैंड बैक एंड आई स्टैंड बाय।
बहस में डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बार भारत का भी नाम लिया, लेकिन दोनों ही बार भारत की बदनामी के लिए। जब बाइडेन ने कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में होने को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप पर सवाल उठाए तो खुद को गिरता देख ट्रंप ने भारत को आगे कर दिया। ट्रंप ने कहा, हम नहीं जानते कि भारत, रूस और चीन में कितने लोग कोरोना से मरे, क्योंकि उन्होंने असली नंबर नहीं दिए। क्लाइमेट चेंज को लेकर एक सवाल पर ट्रंप ने फिर इंडिया का नाम लिया। ट्रंप ने कहा कि हवा में असली गंध भारत, रूस और चीन छोड़ते हैं। 90 मिनट डिबेट चली और जब खत्म हुई तो अमेरिकी मीडिया ट्रंप के झूठ गिनाने लगा। CNN ने लिखा कि ट्रंप ने डिबेट में एक के बाद एक झूठ के एवलांच गिराए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने तो एक आधी गलत फैक्ट्स दिए और बाकी डिबेट में सही तथ्य बोले, लेकिन ट्रंप झूठ पर झूठ बोलते रहे। तो ट्रंप ने क्या क्या झूठ बोले, CNN ने इसका विश्लेषण किया है, गिनवाते हैं आपको। पहला झूठ, ट्रंप ने कहा कि जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी से $35 लाख लिए। ट्रंप ने बाइडेन से पूछा कि आखिर क्यों रूस के मेयर की पत्नी ने बाइडेन के बेटे को इतनी बड़ी रकम दी। CNN के मुताबिक ये तथ्य गलत है। जिस कंपनी पर पैसे लेने का आरोप है उसके ना तो संस्थापक और ना ही सह संस्थापक जो बाइडेन के बेटे हंटर हैं, हंटर का उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा झूठ, ट्रंप ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर में अपराध 200% तक बढ़ गए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये तथ्य भी गलत निकला। न्यूयॉर्क में इस साल अपराध बढ़े जरूर हैं, लेकिन 200% तक नहीं बढ़े। संगीन अपराध तो इस साल अभी तक पिछले साल से 1.5% कम हुए हैं। सिर्फ शूटिंग के मामले 103% बढ़े। तीसरा झूठ, ट्रंप ने जो बाइडेन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 1994 के क्राइम बिल को लेकर अफ्रीकी अमेरिकी को सुपर प्रेडेटर यानी दरिंदे कहा था। ये बात भी गलत निकली। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बाइडेन ने ऐसा कुछ कहा हो। असल में उन्होंने तो सुपर प्रेडेटर वाली थ्योरी का ही विरोध किया था। चौथा झूठ, ट्रंप ने बाइडेन के उपराष्ट्रपति कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7 लाख नई नौकरियां दी, आपने कितनी दी? 0। ये बात भी गलत निकली। ट्रंप के कार्यकाल में कोरोना महामारी आने से पहले फरवरी तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुल 4,83,000 नौकरियां मिली थी, लेकिन कोरोना की वजह से अगस्त तक 2,37,000 नौकरियां चली गई। पांचवा झूठ, ट्रंप ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के दौरान बाइडेन देश को बंद कर देना चाहते थे, मैंने खुला रखा। ये बात भी गलत निकली। अगस्त में बाइडेन ने ABC चैनल को इंटरव्यू दिया था, तब कहा था कि अगर वैज्ञानिक देश को शटडाउन करने के लिए कहते तो हम ऐसा करते। बाइडेन ने खुद से शटडाउन की बात नहीं कही थी। छठा झूठ, हेल्थ केयर और इंश्योरेंस पर बहस के दौरान ट्रंप ने कहा कि जब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे तो 3,08,000 मिलिट्री मैन मर गए क्योंकि उन्हें सही हेल्थ केयर नहीं मिला। ये दावा भी भ्रामक था। 2015 की एक रिपोर्ट में 3,07,000 लोगों के मरने की बात जरूर आई थी, लेकिन वजह यह नहीं थी कि उन्हें हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं मिला। तो ये ट्रंप के कुछ झूठ हैं। लिस्ट लंबी है, सारे नहीं बताए जा सकते। कुछ झूठ जो बाइडेन के भी अखबारों ने गिनाए। बाइडेन ने कहा कि अभी अमेरिका का चीन और मेक्सिको के साथ पहले से ज्यादा व्यापारीय घाटा है। ये बात सही नहीं है। चीन के साथ व्यापारीय घाटा ओबामा सरकार के दौरान ज्यादा था, अब कम हुआ है। ये अमेरिका है जहां राष्ट्रपति के उम्मीदवार जनता और प्रतिद्वंदियों के सवालों का जवाब देते हैं और कुछ गलत बयानी करें तो वहां का मीडिया झूठ पकड़ने में राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शता। ये थी आज की बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कुवैत से है। क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह कुवैत के नए राजा चुन लिए गए हैं। पिछले शासक शेख सबाह अल अहमद अल सबाह का 29 सितंबर 2020 को निधन हो गया। वो 91 वर्ष के थे। क्राउन प्रिंस शेख नवाफ रिश्ते में उनके भाई लगते हैं। शेख नवाफ की उम्र है 83 साल। वो कुवैत के गृह मंत्री रह चुके हैं। जब सद्दाम की सेना ने कुवैत पर हमला किया था तब शेख नवाफ देश के रक्षा मंत्री थे। 2006 में उन्हें क्राउन प्रिंस बनाया गया। दूसरी सुर्खी इजराइल से है। यहाँ की संसद नेसेट ने प्रोटेस्ट करने की लिमिट तय कर दी है। इस बिल पर बहस के दौरान लोगों ने संसद के बाहर भी प्रदर्शन किया। नए कानून के अनुसार प्रदर्शनकारी अपने घर से 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। सरकार का कहना है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में सरकार की विफलता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। आरोप है कि सरकार लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रही है। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं।
तीसरी सुर्खी बेल्जियम से है। चुनाव होने के 16 महीने के बाद इस देश को फुल टाइम सरकार मिलने जा रही है। कई हफ्तों की सुलह के बाद 7 पार्टियां गठबंधन सरकार बनाने के लिए तैयार हुई हैं। कार्यवाहक वित्त मंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू का बेल्जियम के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेना तय माना जा रहा है। वो सोफी विलियम्स की जगह लेंगे। सोफी पिछले 6 महीनों से कार्यवाहक सरकार को लीड कर रही थी। इस हफ्ते बेल्जियम में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई। इस वजह से कार्यवाहक सरकार की काफी आलोचना हो रही थी। ये थी आज की सुर्खियां। अब बात है आज की तारीख की। आज है 30 सितंबर। इस तारीख का संबंध एक बड़े एयरलिफ्ट ऑपरेशन के अंत से है। 15 महीने लंबा ऑपरेशन, लगभग 3 लाख उड़ानें और 23 लाख टन से अधिक जरूरी सामानों की सप्लाई। क्या है पूरी कहानी? लगभग 7 दशक पुराना किस्सा है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। इस युद्ध के बाद वैश्विक मंच पर 2 महाशक्तियां उभरकर सामने आईं, अमेरिका और सोवियत संघ। ये दोनों देश मित्र राष्ट्र वाले गुट का हिस्सा थे। इस गुट में शामिल बाकी देश थे फ्रांस और चीन। ये एक्सिस पावर्स या धुरी राष्ट्र वाले गुट के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। धुरी राष्ट्र में शामिल थे जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी इस गुट का मुखिया था। बर्लिन शहर जर्मनी की राजधानी, दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के सबसे बड़े दुश्मन एडोल्फ हिटलर का गढ़। 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया। हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। सितंबर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। लड़ाई के बाद बर्लिन को 4 हिस्सों में बांटा गया। ये 4 हिस्सेदार कौन थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। बर्लिन के पूर्वी हिस्से पर सोवियत संघ का कब्जा रहा। वहीं पश्चिमी हिस्से में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का दबदबा था। विचारधारा के आधार पर देखें तो पूर्वी हिस्सा कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी था, जबकि बर्लिन का पश्चिमी हिस्सा कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद पर जोर देता था। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के फौरन बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर की चपेट में बर्लिन भी आया। दोनों धड़े बर्लिन पर पूरा अधिकार चाहते थे। वेस्ट बर्लिन में रसद और बाकी जरूरी सामानों की सप्लाई ईस्ट बर्लिन के रास्ते से ही होती थी। जब रार बढ़ी तब सोवियत संघ ने यह सप्लाई लाइन ब्लॉक कर दी। वेस्ट बर्लिन में खाने पीने की सामानों और दवाइयों की किल्लत होने लगी। सोवियत तानाशाह स्टालिन ने सोचा इससे पश्चिमी बर्लिन के लोग नाराज होकर विद्रोह कर देंगे और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की तिकड़ी को बाहर निकाल देंगे। अमेरिका में लोग नई जंग के खिलाफ थे। समस्या विकट थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन। उन्होंने कहा, हम घुटने नहीं टेकेंगे। ट्रूमैन ने जरूरी सामानों को एयरलिफ्ट करने का आदेश दिया और तब शुरू हुआ ऑपरेशन बर्लिन एयरलिफ्ट। तारीख थी 26 जून 1948। हर 30 सेकंड में एक नया विमान वेस्ट बर्लिन में लैंड करता था, जरूरी सामानों की खेप लेकर। विमान सोवियत कब्जे वाले ईस्ट बर्लिन के ऊपर उड़ान भरते थे, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। गोली चलने का मतलब होता तीसरे विश्व युद्ध का आगाज। स्टालिन ऐसा नहीं चाहता था। 12 मई 1949 को सोवियत संघ ने ब्लॉकेट हटा दिया, सप्लाई लाइन बहाल कर दी। इसके बाद भी अमेरिकी विमान उड़ान भरते रहे। ऑपरेशन बर्लिन एयरलिफ्ट का अंतिम विमान 30 सितंबर 1949 को उतरा। पूरे ऑपरेशन के दौरान 2,77,764 उड़ानों के जरिए 23 लाख टन सामान पहुंचाया गया। ये विश्व इतिहास के सबसे बड़े एयरलिफ्ट ऑपरेशंस में से एक है। ये कोल्ड वॉर में अमेरिका की पहली जीत भी मानी जाती है। ये था आज का दुनियादारी शो। अब आखिर में विश्व कविता में आज सुनाते हैं आपको कवि सोलोमन ओचवो ओबुरू की कविता, जब आप सो रहे हो। जब आप सो रहे हों, एक आंख जरूर जगी होनी चाहिए, क्योंकि जब खतरा आ ही जाए सिर पर, वह एक गवाह तो हो ही सकती है। जब आप सो रहे हों, एक हाथ को तो मुस्तैद होना ही चाहिए, क्योंकि यदि आ ही जाए कोई लुटेरा, वह शरीर का बचाव तो कर सकता है। जब आप सो रहे हों, एक कान को सतर्क रहना ही चाहिए, क्योंकि यदि कोई फुसफुसाए, वह राज की बात सुन तो सकता ही है। आप यदि मर भी जाते हैं, तब भी मरे नहीं। मौत को इतनी भी छूट ना दें कि वह आपको मार दे।
कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।